इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से आप लोग freelancer.com पे किसी भी प्रोजेक्ट पे बिड करते हैं और बिड करते हुए जो है वो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो जैसे ये एक प्रोजेक्ट जो है वो मेरे सामने खुला हुआ है, जिसमें जो है ये क्लाइंट चाह रहा है कि वो चाहता है कि वो किसी डिज़नी की कैरेक्टर पे अपने बेटे की जो है वो तस्वीर लगा सके। ये उसने बेसिकली डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है और ये नीदरलैंड्स का है बंदा। इसके रिव्यूज़ वगैरह भी अच्छे हैं, पेमेंट वगैरह भी जो है वो उसने वेरीफाई करी हुई है सारी। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट होगा बिड करने के लिए। सारी चीज़ें इसमें सही लग रही हैं और ये आई थिंक हम कर भी सकते हैं आराम से फ़ोटोशॉप वगैरह में। तो अब जब इस पर डिटेल में आएंगे प्रोजेक्ट की, तो यहाँ पे नीचे ब्राउज करें, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा प्लेस अ बिड ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो आपको अमाउंट बताना है। तो अमाउंट जैसे मैंने कहा था कि इसका बजट जो है वो है 30 से $250। तो ये बेसिकली इसने सेलेक्ट नहीं करा होगा। इसमें 2-3 रेंज होती हैं फ्रीलांसर में जो कि आपको बनी बनाई मिलती हैं जब आप प्रोजेक्ट पोस्ट कर रहे होते हैं। एक 10 to 30 होती है, एक 30 to 250 होती है, 250 to 750 होती है। तो उसने बेसिकली बस ये रेंज सेलेक्ट करी होगी, तो ये ऑटोमेटिकली ये सेलेक्ट हुआ हुआ है, मतलब उसने खुद से एंटर नहीं करा होगा ये। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि उसका बजट इतना ही हो पूरा 250 तक, लेकिन एक आइडिया के लिए बेसिकली है ये। तो हम चूँकि अभी सबसे कम में करना चाह रहे हैं तो हम बिड अमाउंट को कर देते हैं 30। आप लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि 30 - 5 25, यानी कि $5 जो है फ्रीलांसर की फ़ीस है, ये कट के आपको आखिर में 25 मिल रहे होंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको 30 ही पूरे मिले तो आप ऐसे इसको 35 कर दें, लेकिन अभी के लिए मैं कहूँगा कि आप इसको 30 रहने दें, 25 में मिले तो कोई मसला नहीं है। और प्रोजेक्ट डिलीवर जो है इसका 1 डे करते हैं। तो जैसे पता है जब आप जितने जल्द से जल्द डिलीवर कर देंगे और जितना सस्ते में काम करेंगे, आपके प्रोजेक्ट को मिलने के चांसेस उतने ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएंगे। उसके बाद जो आती है बारी प्रपोजल की आती है। तो प्रपोजल काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। प्रपोजल में पहली चीज़ तो आपको ये मेक श्योर करनी है कि आप अपनी कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह इसको नहीं देंगे, वरना आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा फ्रीलांसर की तरफ से। तो आप कोई अपने ईमेल एड्रेस नहीं दे सकते, कोई फ़ोन नंबर नहीं दे सकते, कोई एड्रेस नहीं दे सकते, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे पता चल सके वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सके, ऐसी आप कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। अपना नाम आप लिख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई और आप ऐसा अपने कोई फेसबुक का लिंक या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे वो आपसे बाहर कांटेक्ट कर सके फ्रीलांसर्स के बाहर, वो आप ऐसी कोई भी कांटेक्ट डिटेल शेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ मेक श्योर करिएगा। अच्छा, प्रपोजल में मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप कॉपी पेस्ट नहीं करिएगा। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि उन्होंने एक टेम्पलेट बनाया हुआ होता है पूरा, और वो एज इट इज़ जो है वो बगैर क्लाइंट का प्रोजेक्ट पड़े हुए और वो वहाँ पे टेम्पलेट में से बस कॉपी पेस्ट करके लगा देते हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट जो है ना वो कभी भी प्रपोजल क्लाइंट को पसंद नहीं आते, क्योंकि क्लाइंट नहीं चाहता है कि आप उसका प्रपोजल पढ़ें, उसको समझें, उससे मुताल्लिक़ उससे सवालात करें और ऐसे उसके अल्फाज इस्तेमाल करें जिससे लगे कि उसको पता चले कि आपने वाकई में पढ़ा था उसकी प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन। क्योंकि अगर आप कॉपी पेस्ट कर देंगे टेम्पलेट तो वो पता चल जाएगा उसको कि उसमें कोई स्पेसिफिक उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात नहीं है, बल्कि आपने जनरल बातें करी हुई हैं कि भाई मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने इतनी सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। तो उसमें कोई स्पेसिफिकली लगेगा नहीं कि आपने उसका प्रोजेक्ट पढ़ा था, तो स्पेसिफिक उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई सवाल आ जाए, कोई ऐसी बात नहीं होगी। तो ऐसा नहीं करिएगा कभी भी। तो इसके लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि शुरू में जो है वो आप लिखें ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें जिससे उसको लगे कि आपने प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन पढ़ी है। उसमें ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करें जो उसने अपनी प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन में लिखे थे, और उससे ऐसे 1-2 सवाल पूछ लें। चाहे आपको नहीं भी उन सवाल की ज़रूरत, लेकिन फिर भी जो है वो आप पूछ लें, ताकि उसको यकीन हो जाए कि आपने पढ़ी है प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन और आपने इतना टाइम निकाला है और आप वाकई में सिंसियर हैं जॉब करने के लिए। तो शुरू में ये लिखिए, उसके बाद आप जो है 1-2 लाइनों गैप देकर फिर ज़रा अपने बारे में लिख सकते हैं कि मेरा 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है। वो चाहे तो कॉपी पेस्ट कर लें एक बना बनाया टेम्पलेट, लेकिन शुरू में आप वो चीज़ ज़रूर लिखें अलग से जो मैंने बताया था। और फिर एंड में आप लिख दें कि मेरा जैसे 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, जितने भी एक्सपीरियंस है मैंने ये चीज़ें बनाई हुई, उसके लिंक आप दे दें। अपने कोई कॉन्टैक्ट डिटेल के लिंक नहीं दीजिएगा, लेकिन कोई पोर्टफोलियो के लिंक दे दें कि मैंने ये लोगो बनाया है, ये वेबसाइट बनाई है। तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि आप उसको पता भी चल जाएगा कि आपका जो प्रीवियस काम है, और चूंकि ऊपर आपने ये सब चीज़ें लिखने से पहले आपने उससे प्रोजेक्ट से रिलेटेड सवाल पूछे थे और डिस्क्रिप्शन वगैरह के वर्ड यूज़ करे थे, तो उसको पता चल जाएगा कि आपने डिस्क्रिप्शन भी पढ़ी है। तो आपको दोनों फ़ायदे इसके अंदर जो है वो मिल जाएंगे। अगर आप एक चीज़ करेंगे, यानी अगर आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, सिर्फ अपने बारे में लिख दिया, तो वो भी सही नहीं है। और अगर आपने सिर्फ उसी से रिलेटेड लिखा तो वो फिर भी बेहतर है, लेकिन अगर आप उसके नीचे थोड़ा अपने बारे में ये लिख देंगे एक्सपीरियंस, अपना पोर्टफोलियो वगैरह, तो वो एक बहुत अच्छा प्रपोजल बन जाएगा। तो अब जैसे इसने ये प्रोजेक्ट लिखा था इसकी डिस्क्रिप्शन, तो अगर मैं इसका प्रपोजल लिखना चाहूँ तो मैं ये रिकमेंड करूँगा शुरू जैसे आप करें हेलो से। अब इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन मैं जनरली आपको बता रहा हूँ, आप इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं हेलो से शुरू करूँगा, उसके बाद जो है ना मैं इसको ये लिखूँगा कि आई कैन डू दिस,
यानी कि मैं जो है वो तुम्हारा काम कर सकता हूँ। अब यहाँ तक भी अगर मैं लिखूंगा तो उसको अभी नहीं समझ में आएगा कि मैंने प्रोजेक्ट पढ़ा है या नहीं पढ़ा, क्योंकि मैंने कोई स्पेसिफिक बात नहीं लिखी हुई है, लेकिन मुझे बात शुरू तो करनी थी कहीं ना कहीं से, इसलिए मैंने ये लिखा। अब चाहे तो उससे पहले उसके हाल चाल भी पूछ सकते हैं। मैं जैसे यहाँ पे लिख दूँ कि हेलो हाउ आर यू डूइंग, और फिर उसके बाद लिखेंगे आई कैन डू दिस। अब इसके बाद से बेसिकली आई कैन डू दिस के बाद से आप जो चीज़ें लिखना शुरू करेंगे उसको अंदाजा होगा कि आपने वाकई में प्रोजेक्ट पढ़ा था, उसकी डिस्क्रिप्शन, और आप उससे सवाल पूछेंगे तो उसको अच्छा महसूस होगा। तो यहाँ मैं लिख लूँगा कि जैसे इसने पूछा भाई कि आई वांट समवन टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ माय सन एज अ डिज्नी कैरेक्टर बेस्ड ऑन अ पिक्चर, तो यहाँ पे जो है वो आप इसको लिख सकते हैं कि आई कैन ड्रॉ योर सन्स पिक्चर एज अ डिज्नी कैरेक्टर। तो ये चीज़ लिखने से उसको अंदाज़ा हुआ कि आप ये बोल रहे हैं बेसिकली कि मैं तुम्हारे सन की पिक्चर डिज्नी कैरेक्टर की तरह ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये पढ़ने से उसको अंदाज़ा हुआ कि वाकई में आपने जो है वो पढ़ी है डिस्क्रिप्शन प्रोजेक्ट की, जब भी जो है वो आपने ये बात लिखी है। इसके बाद आप उससे एक आध सवाल भी पूछ लें ताकि उसको और कंफर्म हो जाए। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई कैन आई टेक अ लुक एट द पिक्चर, कि भाई मैं पिक्चर देख सकता हूँ जो तुम्हें ड्रॉ करवानी है। और इससे आप एक और सवाल भी आप ये पूछ लें कि विच डिज्नी कैरेक्टर डू यू हैव इन माइंड फॉर दिस। तो बेसिकली आप उससे ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारे ध्यान में कौन सा डिज्नी कैरेक्टर है जिस पे चाहते हो कि मैं जो है वो ड्रॉ करूँ तुम्हारे जो बेटे की तस्वीर है। तो अब इससे ये फ़ायदा होगा कि उसको यकीन हो जाएगा कि आपने पूरी डिस्क्रिप्शन पढ़ी थी, इसीलिए आप उससे रिलेटेड सवाल पूछ रहे हैं, और आपने इतना टाइम निकाला है कि आपने उस पर इतनी रिसर्च करी है कि आपने समझा प्रोजेक्ट को। तो यहाँ से जो है वो उसको ये चीज़ भी कंफर्म हो जाएगी, और जितने आप सवाल पूछते हैं क्लाइंट को उतनी अच्छा लगता है, उसको ये पता चलता है कि भैया वाकई में सीरियस है और इंटरेस्टेड है। तो इसमें हमने उससे सवाल भी पूछ लिए और हमने उसको यकीन भी दिला दिया कि भाई हम ये कर सकते हैं और हम कर देंगे। तो ये मेरी नज़र में एक अच्छा प्रपोजल है। इसके बाद यहाँ पे आप एक आध लाइनें गैप देखिए, आप यहाँ पे चाहें तो अपने बारे में कुछ लिख देंगे, आई हैव 4 years ऑफ एक्सपीरियंस, या जो भी आप लिखना चाहें। इसमें कोई पोर्टफोलियो से रिलेटेड अगर आप कोई लिंक वगैरह यहाँ पे लगाना चाहें तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो उसको अभी कभी पता चल जाएगा आपका ऊपर का पढ़ के कि आपने जो है उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह पढ़ी थी सब कुछ, और आपने उससे रिलेटेड सवाल पूछे में, और आपको वाकई में ज़रूरत भी होगी इन चीज़ों की। उसकी आपको बेसिकली तस्वीर देखनी तो होगी कि भाई क्या तस्वीर उसको ड्रॉ करानी है और डिज्नी कैरेक्टर को कौन सा चाहिए। तो ये बिल्कुल फालतू के सवाल नहीं है, ये रिलेटिव, ये मतलब उसी से रिलेटेड है सवाल, और ये बाकी में जेन्युइन सवाल है क्योंकि आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी पूछने की वैसे भी। तो ये आप यहीं पर पूछ लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो ये बेसिकली इस वाले पार्ट से उसको ये भी यकीन हो जाएगा, और फिर नीचे जो है उसको पता चल जाएगा कि भाई आप कैपेबल हैं, आपका पहले से एक्सपीरियंस है और आपने इतनी सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। और अगर आपके पास अभी कुछ भी नहीं बना है तो आप 3-4 ऐसी लोगो वगैरह, टेम्पलेट, कोई बिजनेस कार्ड, कोई और चीज़ें ऐसी बना लें कैनवा या फोटोशॉप वगैरह में, ताकि आपको पोर्टफोलियो में दिखाने के लिए, प्रपोजल में दिखने के लिए जो है वो चीज़ें अवेलेबल हो जाए 3-4। और जैसे जैसे आपको अगले प्रोजेक्ट मिलते रहेंगे तो फिर आप अगले प्रोजेक्ट्स में अपने पिछले प्रोजेक्ट का रेफरेंस भी यूज़ कर सकते होंगे कि मैंने वो प्रोजेक्ट करा था। तो आप यहाँ पर फ्रीलांसर के भी लिंक डाल सकते होंगे और कोई तस्वीर वगैरह का भी लिंक डाल सकते होंगे जो आपने पिछले प्रोजेक्ट में बनाई थी। तो ये जो है अभी के लिए वो सब चीज़ें नहीं लिख रही है, आपको समझाने के लिए था बेसिकली, लेकिन इस तरीके से जो है वो आप बिड लिखते हैं। अच्छा, आपके जो कि अमाउंट भी कम है, आपके डेज भी कम है, प्रपोजल भी आपने पढ़ा, उसको अच्छे तरीके से लिखा पूरा। अच्छा, ये चीज़ लिखने के बाद आप एंड उस तरीके से करें, या आपने सवाल भी पूछ लिया, आपको एंड करना है तो आप वो ये उसको उस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई लेट्स डिस्कस द डिटेल्स और थैंक्स। तो इस तरीके से आप एंड कर सकते हैं कि अभी चलो डिटेल डिस्कस कर लेंगे। डिटेल डिस्कस करने के लिए वो आपको मैसेज करेगा, और एक दफ़ा जब उसका मैसेज आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आपको कंफर्म हो जाता है कि वो बंदा आपके साथ काम करने में भी इंटरेस्टेड है। और फिर आप उससे 1-to-1 बात कर सकते हैं। तो आप उसको जो कन्विंस कर सकते हैं कि भाई मैं तुम्हें काम करके दूंगा और सस्ते में कर दूंगा और जो है वो अच्छा काम करके दूंगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी होती है जो मैं रिकमेंड करूँगा, आप इसमें चाहें तो ऐड कर लें। वो ये है कि आप उसको ये बात बोल सकते हैं कि भाई तुम जो है ना वो मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं तुम्हें करके दे देता हूँ पूरा, अगर तुम्हें सही लगे तो ही मुझे पे करना। ये बात भी आप इसको लिख सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये एंड करने से पहले यहाँ पे लिख सकते हैं कि आई कैन you can only pay me after the work is done।
तो बेसिकली आपने उसको ये भी बोल दिया कि जब काम मैं पूरा कर दूं यू कैन ओनली पे मी आफ्टर द वर्क इज डन, तो उससे उसके लिए कोई रिस्क नहीं रहेगा, वो इसलिए आपकी तरफ ज़्यादा उसको अट्रैक्शन होगी क्योंकि आपने उसको एक ऐसी ऑफर दी हुई है कि अगर वो नहीं भी आप अफोर्डेबल नहीं करके देते तो उसके लिए कोई रिस्क नहीं है, लेकिन अगर आप कर देते हैं तो उसके बाद भी उसको पे करना होगा, तो नथिंग टू लूज है उसके लिए। तो वो इसलिए चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे कि वो आपके साथ ही काम करेगा क्योंकि उसके लिए कोई रिस्क नहीं होगा। अगर कोई ऐसा बंदा जो कह रहा है कि नहीं तुम पहले मुझे एडवांस पेमेंट करो उसके बाद ही मैं बना के दूंगा, तो वहाँ पे उसके लिए ये रिस्क है कि अगर उसने एडवांस पेमेंट ले लिया फिर उसने सही नहीं बनाया या भाग गया कुछ भी हुआ तो वो फिर उसके पैसे ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो आप उसको बोलेंगे तो मुझे बाद में पे कर देना, मैं पूरा पहले काम करके दे देता हूँ, तो उसके लिए बिल्कुल ही कोई रिस्क नहीं है। वो बोलेगा कि भी अगर सही बनाया तुमने तो अच्छी बात है पे कर दूंगा, नहीं बनाया तो मेरे पास तो कोई भी पैसे नहीं जा रहे अभी, तो इससे भी उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा आपके साथ काम करने में और चांसेस आपके बढ़ेंगे कि आपकी तरफ वो आपको मैसेज करे और फिर आपसे बात करे और फिर आपको प्रोजेक्ट दे दे। तो ये छोटी छोटी टिप्स एटलीस्ट शुरू में तो आप ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं कई सारी, और भी उसको डिफरेंट ऑफर दे सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि भाई मैं तुम्हें ठीक है अगर तुम्हें नहीं भी सही लगे तो मैं तुम्हें 2-3 रिवीजन भी करके दे दूंगा उसमें, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। शुरू में आई नो कि थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़, लेकिन ये स्टार्ट में एक दफ़ा हो जाए तो फिर आपने ये हर दफ़ा आपको नहीं करना होगा। आप ये चीज़ें बाद में चाहे तो नहीं भी करें पेमेंट वाली के मैं पहले करके दे देता हूँ उसके बाद पे कर दो, लेकिन ये स्टार्ट में अगर आप कर देंगे तो ज़रा अच्छा हो जाएगा आपके लिए और जो है वो आपके चांसेस काफ़ी इससे बढ़ जाएंगे। तो मैं एक प्रपोजल बेसिकली मैंने बेसिक से लिख के दिखा दिया, आप दूसरों के प्रपोजल पढ़ के भी उससे आइडिया ले सकते हैं, उससे आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा कि जो अच्छी बेसिकली जिनकी प्रोफाइल है उनके प्रपोजल देख के आप आइडिया ले सकते हैं। और मैंने भी आपको कुछ दे दिया आइडिया, मेरे पास अभी कोई लिंक है वगैरह है नहीं और कोई मैं लिखना नहीं चाह रहा हूँ, वरना जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आप इसके बाद जो है वो लिख सकते हैं अपने एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में, पोर्टफोलियो के बारे में। तो ये सब चीज़ें जब आप कर लें और आप खुश हो जाएंगे आपने सही जो है वो लिख दिया बेसिकली पूरा प्रपोजल सब कुछ, तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे बेसिकली माइलस्टोन पेमेंट है। अभी आप ये चाह रहे हैं पूरा का पूरा काम वो एक ही माइलस्टोन पेमेंट में आप उसको करके दे दें, यानी कि अगर ये कोई बड़ा काम होता है फॉर एग्जाम्पल 2-3 चीज़ें उसको करवानी होती तो यहाँ पे आप इसको तोड़ भी सकते हैं हिस्सों में। तो अभी कहते हैं कि अभी माइलस्टोन पेमेंट 1 में जो है मैं तुम्हें $15 लूँगा और उसके अंदर जो है मैं तुम्हें जो है फॉर एग्जाम्पल फलाना टास्क 1 करके दूंगा और फिर उसके बाद मैं तुम्हें टास्क 2 में बेसिकली एग्जाम्पल टास्क 2 दे रहा हूँ। अब इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। टास्क 1 में जो है मैं तुम्हारे बेटे का जो है वो डिज्नी कैरेक्टर की जितनी बॉडी जो है पूरी ड्रॉ करूंगा और बाकी हेड जो है मैं टास्क 2 में ड्रॉ करूंगा, या टास्क 1 में हेड करूंगा ड्रॉ, टास्क 2 में बाकी पूरी बॉडी ड्रॉ करूंगा तो $15 मैं उसके लूंगा, मैं $15 इसके लूंगा। तो आप बेसिकली हिस्सों में भी तोड़ सकते हैं अगर लंबा काम हो, लेकिन चूंकि है इतना छोटा काम, अगर ये $300 का होता तो फिर आप $100 के बना सकते होते कि ठीक है बैकग्राउंड जो मैं बनाऊंगा तो वो मैं $100 में बनाऊंगा, सामने जो मैं तुम्हारे बेटे का जो पूरा वो बनाऊंगा वो फिर मैं $100 में वो बनाऊंगा और जो फलानी ऑब्जेक्ट मैं ऐड करूंगा उसके $100 लूंगा। तो इस तरीके से आप मल्टीपल हिस्सों में भी तोड़ सकते हैं माइलस्टोन पेमेंट को। तो ये लेकिन अभी के लिए हम नहीं कर रहे हैं सब कुछ क्योंकि प्रोजेक्ट इतना छोटा सा है, तो बस हम इसको एक ही माइलस्टोन पेमेंट में सारा काम करके दे देंगे। तो बस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोजेक्ट माइलस्टोन और यहाँ पे पूरे का पूरा अमाउंट लिख देता हूँ जो हमने लिखा था 30, जिस तरीके से शुरू में ये हुआ था। तो ये बेसिकली माइलस्टोन पेमेंट होती है। माइलस्टोन पेमेंट बेसिकली ये होती है कि जब क्लाइंट अपना कोई डिपॉजिट जमा करा देता है वेबसाइट के पास तो वो बेसिकली माइलस्टोन पेमेंट कराती है। तो वो अब आपके पास भी नहीं है पेमेंट, वो क्लाइंट के पास भी नहीं है, वो वेबसाइट के पास है। जब आप काम कंप्लीट कर देंगे तो वो फिर क्लाइंट रिलीज कर देगा, वेबसाइट को बोल देगा कि भाई ठीक है ये इसने मेरा काम कर दिया, इसको पैसे दे दो, तो वो आपके अकाउंट में जाते हैं पैसे। तो माइलस्टोन पेमेंट क्रिएट करने का मतलब ये होता है कि उस क्लाइंट ने पैसे रखवा दिए हैं वेबसाइट के पास, और माइलस्टोन पेमेंट रिलीज करने का मतलब ये होता है कि उसने इशारा कर दिया वेबसाइट को कि पैसे अब ये फ्रीलांसर को दे दो, तो वो पैसे आपको मिल जाएंगे। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, खैर अभी तो चूंकि आप स्टार्ट ले रहे हैं तो अभी तो नहीं, लेकिन वैसे ये तरीका होता है कि आप जो है वो पेमेंट जब वो क्रिएट कर दे तो फिर आप जो है प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करें और फिर उस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करें। अगर उससे पेमेंट क्रिएट ही नहीं करेगी, उससे पहले आपने एक्सेप्ट कर लिया तो उसमें दोनों की ठीक है फॉरन जैसे मैंने बताया जैसे आप एक्सेप्ट करते हैं प्रोजेक्ट फ्रीलांसर वाले अपनी उसमें से कमीशन अपनी फीस जो है वो कट कर लेते हैं। अब चाहे आपको क्लाइंट ने आपको पेमेंट दी या नहीं दी, फ्रीलांसर वालों को कमीशन मिल जाएगा उनका और आपके अकाउंट जो है उसमें से पैसे माइनस हो जाएंगे। तो इसलिए पहले मेश्योर करें कि वो पेमेंट वेबसाइट के पास रखवा दे ताकि ये ना हो कि वो उसके बाद कहीं चला भी जाए कुछ भी हो जाए। अगर वेबसाइट के पास पेमेंट रखी हुई होगी तो वो आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर उसने पेमेंट क्रिएट ही नहीं करी थी तो फिर अगर कोई चला गया तो फिर आपको पेमेंट नहीं मिल सकती। तो यह मेश्योर कर लें कि वो माइलस्टोन पेमेंट पहले उसे क्रिएट करवा लें
और उसके बाद फिर आप प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करें और उसके बाद फिर उसको सारी फाइल जो है वो आप भेजें। उससे पहले वो कोई भी फाइल आप उसको ना भेजें, क्योंकि उसके लिए आपके पास रिस्क है। अगर वो कहता भी है कि मैं बाद में कर दूंगा, तो फिर आपकी अपनी जिम्मेदारी है, उसमें वेबसाइट पे कुछ भी नहीं कर सकती। अगर उसके बाद उसने नहीं करी पेमेंट, वो चला गया, तो फिर आपका अपना नुकसान होगा। अब चूंकि ये हमारा केस ही अलग है, इसमें तो हम उसको खुद कहेंगे कि हम तुम्हें पहले काम करके दे देंगे, लेकिन अब एक्चुअल सिनेरियो में अगर इसमें तो हो सकता है कि वो ऐसा बंदा निकले और आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन जैसे आपने 2-3 पेज कर ली, आपकी 2 रिव्यू आ गए, अब आप फ्री में नहीं करना चाह रहे काम, मतलब आप नहीं चाह रहे कि पहले से मैं बना के दे दूं, तो उसके लिए बेस्ट तरीका ये होता है कि आप उससे पूरी फाइनल बात कर लें। वो बोले ठीक है मैं तुम्हें दे देता हूँ काम, तो उसे बोलेगा कि ठीक है मुझे अवॉइड करूँ। जैसे ही अवॉइड करें उसके बाद आपको 2 चीज़ें बेसिकली करनी है। एक तो ये कि आपको मास्टर पेमेंट से क्रिएट करवानी है, और दूसरी चीज़ ये कि उसके बाद में मास्टर पेमेंट क्रिएट करने के बाद ही आपको 2 काम करने हैं। पहला तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है जब वो क्रिएट कर दे, और मास्टर पेमेंट उसके बाद प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है। और दूसरा काम ये करना है, अगर आपने कोई भी फाइल उसको भेजनी है फाइनल, तो आप उसी वक्त ही करें जब वो पेमेंट क्रिएट कर दे और आपने प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद ही फिर आप वो चीज़ें करें। तो बेसिकली जब तक वो मास्टर पेमेंट क्रिएट नहीं करता है, ना तो वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करें और ना ही जो उसको कोई भी फाइल्स भेजें। जब वो पेमेंट क्रिएट कर दे उसके बाद ही आप ये दोनों काम करें। तो ये बेसिकली आपको चीज़ मेक श्योर करनी है। लेकिन अभी के लिए तो हम चूंकि बिल्कुल हमारी नई प्रोफाइल है, तो थोड़ा बड़ा हमें रिस्क लेना पड़ेगा। उसके लिए मैंने आपको कहा था कि आप उसको बोल दें कि भाई पहले मैं काम कर देता हूँ, उसके बाद तो मुझे पेमेंट कर देना। लेकिन आगे चल के आप ये चीज़ें मेक श्योर कर लीजिएगा। और इसमें भी जो है जब आप उसको कर दें काम आप उसका, और फिर वो पेमेंट का वक्त आए, तो उसमें फिर आप ये चीज़ें करिएगा कि जब तक एक्सेप्ट नहीं करिएगा जब तक वो पेमेंट क्रिएट ना कर दे, क्योंकि आपने फाइल्स उसको ऑलरेडी भेज दी है, लेकिन अभी भी एक्सेप्ट करने वाला आपके पास मौका है। तो एक्सेप्ट आप उसी वक्त ही करें जब वो पार्सल पेमेंट क्रिएट कर दे, आप एक्सेप्ट कर लें। और फिर अगर कोई बाकी की फाइल्स रह गई हैं तो आप वो भी उसको भेज दें, और फिर उसको बोल दें कि भाई ठीक है तुम अब रिलीज कर दो। वो रिलीज कर देगा तो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, और वो आपको रिव्यू भी दे देगा। उसको बता दिया, आप भी दे देंगे भाई तुम्हें रिव्यू देना है प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद, ताकि फिर वो आपको रिव्यू दे दे। तो इसमें हम और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिकली यहाँ पे मैं भी आपको बताना चाहता बिड प्लेस करने का। तो मास्टरम पेमेंट का बेसिकली मैं एक्सप्लेन कर रहा था, ये जो मास्टरम पेमेंट है, तो ये $30 बेसिकली आप उससे क्रिएट करवाना चाह रहे हैं पूरी की पूरी एक साथ। वरना आप इसको टुकड़ों में भी कर सकते हैं कि ठीक है तुम पहले आधी पेमेंट क्रिएट करो, मैं आधा काम करके देता हूँ तुम्हें, तुम वो रिलीज करो, फिर मैं बाकी की आधा काम करके दूंगा, तो तुम बाकी की आधी मुझे देना। तो आप टुकड़ों में भी करवा सकते हैं इस तरीके से कि आधा आधा काम करते जाएं और उतनी उतनी पेमेंट आप उससे रिलीज करवाते जाएं। लेकिन अभी के लिए तो हम ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे, अभी तो छोटा सा ही काम है और हम वो पूरी की पूरी पेमेंट एक साथ ले लेंगे, लेकिन वो भी उस वक्त लेंगे जब हम पूरा काम उसको करके दे देंगे। तो ये बेसिकली जो है वो इस तरीके से हम इसमें प्रपोजल जो है वो लिखते हैं। अब अगर मैं इस पर प्लेस बिड पे क्लिक कर दूंगा तो ये बिड जो है ये मेरी प्लेस हो जाएगी, और ये बाकी प्रपोजल के साथ, जैसे यहाँ पे टोटल 83 प्रपोजल्स थे, जिसमें से मेरी बिड जो है 78 नंबर पे आ रही है, क्योंकि बिल्कुल नया अकाउंट है, कुछ भी इसमें हमारा पहले से प्रोजेक्ट नहीं है, तो इसलिए नीचे आ रही है। लेकिन ये इस तरीके से आपकी बिड जो है यहाँ पे प्लेस हो गई है बाकी प्रपोजल्स के साथ। आप चाहे तो उसको एडिट भी कर सकते हैं, एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इसका टाइम वगैरह और डेज और अमाउंट और जो टेक्स्ट था वो सब चेंज कर सकते हैं। और आप ये भी कर सकते हैं कि आप इस बिट को जो है वो रिट्रैक्ट कर दें, रिट्रैक्ट होने की रिमूव कर दें। रिमूव कर देंगे तो भी ये बिट आपकी वापस नहीं आएगी, यानी अगर आपकी 6 बिट्स थी और आपने एक बिट ये कर दी है तो अब आपकी 5 ही रह जाएंगी, चाहे आप रिट्रैक्ट करें या ना करें। लेकिन अगर किसी वजह से आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पास टाइम ही नहीं है करने का, खैर वैसे भी वो मुश्किल ही है वो प्रोजेक्ट मिलेगी इतने सारे प्रपोजल्स के बाद, लेकिन अगर मिल भी जाता है तो आपके पास रिस्क होगा, इसलिए आप पहले इसको रिट्रैक्ट कर सकते हैं अगर आप नहीं कर सकते ये प्रोजेक्ट तो। लेकिन अभी के लिए तो हम इसको छोड़ देंगे ऐसी। तो ये जो है बेसिकली हमारा इस तरीके से हम जो है बिड करते हैं। अब अगर क्लाइंट इंटरेस्टेड होगा आपके साथ काम करने के लिए तो वो आपको मैसेज करेगा, और यहाँ पे आपके पास ये मैसेज में नजर आने लगेगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन आने लगेगी। लेकिन अभी के लिए जो है वो बेसिकली आपको बिड करनी है और जो है वो वेट करना है जब तक क्लाइंट मैसेज नहीं कर देता। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक साथ 6 की चीज बिड एक ही दिन में ना करें, 1-2 बिड करें, वेट करें, क्योंकि हो सकता है आपको ऐसा प्रोजेक्ट नजर आए जो वो बिल्कुल परफेक्ट लगे, जिसमें बिड्स भी नहीं हो और क्लाइंट भी अच्छा और आप आराम से कर सकते हो, लेकिन आपके पास बिड ही बाकी नहीं होगी, तो इसलिए वो फिर गलत हो जाएगा। तो आप 1-2 बिट बचा के रखें, एक साथ बिट ना करें, सोच समझ के बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें बिट्स। और जैसे ही आपको कोई बिट मिल जाती है, कोई प्रोजेक्ट कुछ हो जाता है, आपको पेमेंट मिल जाती है, तो फिर आप जो पेमेंट आए अकाउंट में से सबसे पहले जो है अपना अकाउंट आप 50 बिट्स वाला ले लें, ताकि आपके पास आगे के लिए जो है वो कई महीनों के लिए प्रोजेक्ट जमा हो सके इस तरीके से। तो ये बेसिकली कुछ हमारा इंट्रोडक्शन था कि बिट कैसे करते हैं हम फ्रीलांसर पे और क्या चीज़ होती है। टोटल बिड्स वगैरह किस तरीके से देखते हैं, जैसे यहाँ पे भी लिखेंगे। एवरेज बिड बेसिकली 111 है इस प्रोजेक्ट की, यानी कुछ ने जो है वो कम की भी करी होगी, कुछ ने ज़्यादा की भी करी होगी, तो एवरेज जो है वो 111 का बन रहा है। तो ये बेसिकली कुछ ओवरव्यू था बिड वगैरह का और प्रपोजल राइटिंग का। तो आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी और भी वीडियोस अवेलेबल है जिसमें लोगों ने पूरे डिटेल में 2-2 घंटे की वीडियोस बनाई हुई है कि प्रपोजल कैसे लिखते हैं।
लेकिन आमतौर पे तो है आप खुद से जो है वो थोड़ी रिसर्च करें और यहाँ पे दूसरों का उससे देखें, और उसके साथ साथ फिर आपको आइडिया हो जाएगा इन चीज़ों का कि बिड वगैरह कैसे, अब प्रपोजल वगैरह कैसे लिखना चाहिए और क्या चीज़ ज़्यादा सूटेबल रहती है।